एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मलेरिया फीवर के बारे में। तो मलेरिया फीवर का नाम कैसे पड़ा? पहले ये समझा जाता था कि जो मलेरिया फीवर है वो बैड एयर की वजह से स्प्रेड होता है, तो मल प्लस एयर मिला के मलेरिया जो है इसका नाम दिया गया। उसके बाद में ये रिसर्च हुई कि जो मलेरिया फीवर है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से होता है, और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज। मलेरिया इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरमेंट है, वार्म एंड ह्यूमिड जो एनवायरमेंट है वो इसको सपोर्ट करता है, और मलेरिया का स्प्रेड जो है वहाँ पे ज्यादा होता है, पार्टिकुलरली इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका। मलेरिया लीड्स टू हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, हेडेक, स्वेटिंग एंड कैन कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। तो जो मलेरिया है वो अलग अलग स्पीसीज के बेस पे इसके साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सी जो है स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की वो किस तरह के सिम्टम्स वहाँ पे कॉज करेगी। 5 साल से कम के जो बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है 5 ईयर से कम जो चिल्ड्रन होंगे उनका इम्यून सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं होता है, एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में मलेरिया का स्प्रेड जो है वो ज्यादा होगा। मलेरिया एक प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज है। उसके बजाय भी मलेरिया की वजह से मिलियंस डेथ जो है या फिर मिलियंस जो केसेज हैं वो ईच ईयर देखने को मिलते हैं। ग्लोबली जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं वो फोकस करते हैं कि मॉस्किटो कंट्रोल किया जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो सके और इफेक्टिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लाज्मोडियम स्पीसीज दी जा सके। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में। प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। मलेरिया प्रोटोजोआ पैरासाइट जो जीनस प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से मलेरिया होता है, और ये 5 स्पीसीज हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ये 5 स्पीसीज हैं, और इन पांचों की वजह से जो मलेरिया फीवर होता है उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है वो मोस्ट सीवियर एंड डेडली होता है। वाइवेक्स मोस्ट कॉमनली इंडिया में वाइवेक्स की वजह से ही मलेरिया फीवर पाया जाता है, ये मोस्ट कॉमन है, और रिअकरिंग इन्फेक्शंस इसकी वजह से होती हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई में लेस कॉमन इसके केसेस देखने को मिलते हैं, और सिम्टम्स होंगे वो भी माइल्डर देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल रेयर है, और ये काफी टाइम तक लीवर में डोरमेंट स्टेट में रह सकता है, और उसका रिलैप्स बाद में देखने को मिल सकता है। प्लाज्मोडियम नोवेल्सी ये साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से भी सीवियर डिजीज हो सकता है। अब जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसकी लाइफ साइकिल है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है। ह्यूमन के अंदर भी प्राइमरीली जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है, और जब आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है उसी टाइम पे जो फीवर का पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो हम प्लाज्मोडियम की लाइफस्टाइल में देखेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो प्लाज्मोडियम है इसका स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है? पिनोसाइटिक वेसिकल्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। पिनोसाइटिक वेसिकल्स क्या करते हैं? ये पैरासाइट को अलाउ करते हैं टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ब्लड। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? वो फ्लूइड वेयर ऑल द सेलुलर फंक्शंस टेक्स प्लेस। हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या है? टॉक्सिक वेस्ट है। वो कब फॉर्म होता है? जब जो पैरासाइट है वो डाइजेस्ट करेगा हीमोग्लोबिन को। अभी हमने पढ़ा कि जो ये डिजीज है इसमें आरबीसीज मेनली अफेक्ट होती है, तो जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है तो हीमोग्लोबिन बनेगा। हीमोग्लोबिन निकलेगा, तो उस हीमोग्लोबिन को जब ये पैरासाइट डाइजेस्ट करता है तो जब जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट है ये हीमोजोइन। नेक्स्ट है स्मूथ एंड राउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प द पैरासाइट प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ होस्ट सेल कंटेंट्स। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू द पैरासाइट टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव इनसाइड द ह्यूमन सेल।
नेक्स्ट है गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus packages and transport protein and enzyme needed for the infection. नेक्स्ट है राइबोसोम्स. राइबोसोम हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होंगी. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा जिससे जो पैरासाइट है उसका रिप्रोडक्शन होगा. कॉन्सेंट्रिक बॉडी में असिस्ट इन रेगुलेटिंग इंटरनल एक्टिविटीज though its role is still under research. ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम के, ये इसको इस तरीके का बनाते हैं कि ये आरबीसी को इन्वेड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, और जो टिपिकल सिम्टम्स है मलेरिया के, जो फीवर है, चिल्स के साथ जो फीवर आता है एंड स्वेटिंग आके फीवर उतर जाता है, वो सिम्टम्स जो है वो तब ये जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो कोज करता है. अब हम देखते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ये कैसे ट्रांसमिट होगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा. तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्राइमरी वेक्टर है जो इसकी स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ये क्या होगा? ये ट्रांसमिट होगा द डिजीज बाय बाइटिंग ए पर्सन एंड इंजेक्टिंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम थ्रू इट्स सलाइवा. ओनली फीमेल मॉस्किटो. देखो हमने पढ़ा कि फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो है वो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए. देन व्हाई फीमेल मॉस्किटो? क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो है उसको ब्लड की जरूरत होती है उसके जो एग्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए वो क्या करती है? ब्लड का मील लेती है. एंड ये मोस्टली एक्टिव होती है नाइट टाइम में या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि ये क्या है? एक नॉकटर्नल फीडर है. ये प्रेफर करती है डार्कनेस एंड कूलर टेम्परेचर विच हेल्प इट अवॉइड प्रीडेटर्स एंड फाइंड रेस्टिंग ह्यूमंस टू बाइट मोर इजीली. ये ब्रीड करती है क्लीन स्टेगनेंट वाटर में लाइक पॉन्ड्स, पडल्स और कंटेनर्स. इसमें स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं इस मॉस्किटो के, जिससे ये इजीली स्किन को पियर्स करती है और ब्लड को सक करती है, ब्लड मील लेती है. और ये डायरेक्टली मलेरिया कोज नहीं करती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है? एक वेक्टर है. ये ओनली कैरी करती है इन्फेक्शन को और स्प्रेड करती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर इस मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर लिया जाए थ्रू इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, मॉस्किटो नेट्स और जो स्टेगनेंट वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो ये क्या है की स्ट्रेटजी हो सकती है मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए. ग्लोबल रिस्क ऑफ मलेरिया फीवर. Malaria is a major global health threat, especially in tropical and subtropical regions. Over 90 countries are at risk, affecting more than 40% of world's population. Highest risk area कौन-कौन से हैं? सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ओसनिया. अब मेन रीजन्स देखते हैं हम कि इसके हाई रिस्क के मेन रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं. फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए काफी अच्छा होता है. वहाँ पे एफिशिएंट वेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एनाफिलीज गैम्बी मॉस्किटो वहाँ पे ज्यादा मिलता है. और फिर कहाँ पे हो सकता है मेजर रिस्क? पुअर सैनिटेशन की जहाँ पे कंडीशन होगी, जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होगा या रूरल हाउसिंग कंडीशंस में, वहाँ पे ज्यादा ये मॉस्किटो जो है वो ब्रीड कर सकता है. या फिर ऐसी जगह पे रिस्क इसका ज्यादा होता है जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है टू हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस अगर कहीं पे हो गया है तो वहाँ पे भी इसका रिस्क ज्यादा होगा. क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन आर एक्सपेंडिंग रिस्क जोन्स. यहाँ पे हम देखते हैं जो लाइफ साइकिल है वो प्लाज्मोडियम की. अब लाइफ साइकिल आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है. सबसे पहले मॉस्किटो में हम पढ़ते हैं. मॉस्किटो में क्या होगा? जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, अगर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो वहां से उसने ब्लड मील लिया, तो ब्लड मील के साथ वो इन्फेक्टेड पर्सन से क्या लेती है? गेमेटोसाइट लेती है. गेमेटोसाइट मेल एंड फीमेल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट. अब मॉस्किटो के अंदर ब्लड मील से वो गेमेटोसाइट्स चले गए हैं. अब मॉस्किटो के अंदर गेमेटोसाइट्स क्या करेंगे? वो गेमेट्स में कन्वर्ट होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा और वो क्या फॉर्म करेंगे? ookinete की फॉर्म करेंगे. अब ookinete डेवलप होगा oocyte की. डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये oocyte, यहाँ पे oocyte यहाँ दिखाई दे रहा है हमें.
तो यहाँ पे क्या है कि जो ऊ साइट है वो फर्दर क्या करेगा, रप्चर करेगा, और ऊ साइट जब रप्चर करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, स्पोरोजोइट्स रिलीज करेगा। यहाँ पे ये डायग्राम में स्पोरोजोइट्स दिखाई दे रहे हैं, स्पोरोजोइट्स को रिलीज करेगा। और ये स्पोरोजोइट्स क्या है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। ये स्पोरोजोइट ट्रेवल करेंगे मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में, और फिर जब फर्दर मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। ह्यूमन के अंदर इसकी लाइफ साइकिल देखें तो इसके दो पार्ट में लाइफ साइकिल है। फर्स्ट वन इज लीवर स्टेज, और लीवर स्टेज को हम एक्जो एराइथ्रोसाइटिक साइकिल भी कह सकते हैं। जब जो मॉस्किटो है वो अगेन बाइट करेगा, तो वो ह्यूमन को उसने दोबारा से बाइट किया, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा स्पोरोजोइट्स ह्यूमन में। यहाँ जो हमने ऊपर जो पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी कि गैमेटोसाइट उसने लिए थे, फिर गैमेटोसाइट से गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, ऊकाइनेट बना, ऊ साइट बना, एंड देन ऊ साइट रप्चर जब हुआ तो उसने एक इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी रिलीज कराई, जिसको क्या कहा था, स्पोरोजोइट्स कहा था। अब स्पोरोजोइट्स जो मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे। जब मॉस्किटो अगेन बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स को ही तो इंजेक्ट करेगा ह्यूमन के अंदर। तो जब ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे तो ये स्पोरोजोइट्स सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, लीवर में जाएंगे, और लीवर जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। फिर लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद वहां पे ये मैच्योर होंगे इन साइजोन्स। फिर साइजोन रप्चर करके क्या बनाएगा, मीरोजोइट्स बनाएगा। यहाँ पे ये लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रही है। ये जो थे यहाँ पे जो है स्पोरोजोइट्स है, यहाँ स्पोरोजोइट इंजेक्ट करे, वो डायरेक्ट गए लीवर सेल में। लीवर स्टेज यहाँ पे शुरू हो गई है। लीवर स्टेज सेल में जाने के बाद वहां पे मैच्योर होके क्या कन्वर्ट होंगे, वो साइजोन्ट में कन्वर्ट होंगे, और साइजोन्ट जब बस्ट अप हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, मीरोजोइट्स बनाएगा। मीरोजोइट्स क्या है, यहाँ पे मीरोजोइट्स तक की स्टेज हमें समझ आ गई। कुछ स्पीसीज होती हैं लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल। इन स्पीसीज में जो पैरासाइट है वो हिप्नोजोइट्स भी बनाता है, और वो क्या रह जाती है, स्टेट डोरमेंट रह जाती है, डोरमेंट स्टेट रह जाएगी, और कुछ टाइम के बाद वो रिलैप्स खोज कर सकती है। तो इन दो स्पीसीज में मेजरली ये देखने को मिलता है। अब हमने यहाँ पे लीवर स्टेज पढ़ ली, नेक्स्ट है ब्लड स्टेज। ब्लड स्टेज को हम इराइथ्रोसाइटिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेजरली क्या होगा, आरबीसी जो है वो इन्फेक्टेड होंगी। मीरोजोइट्स यहाँ पे निकल के आ गए थे, अब ये ह्यूमन ब्लड स्टेज शुरू हो गई है। तो मीरोजोइट्स क्या करेंगे, ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रिंग स्टेज बनाएंगे, जहाँ जो क्या है, इमैच्योर ट्रोफोजोइट। यहाँ पे रिंग जो स्टेज है वो बना दी इमैच्योर ट्रोफोजोइट की। अब ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे इनटू मैच्योर ट्रोफोजोइट। यहाँ पे ये मैच्योर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो गए हैं, देन साइजोन्ट में कन्वर्ट होंगे, और साइजोन्ट में कन्वर्ट होके फाइनली ये क्या करेंगे, आरबीसी को जब रप्चर कराएंगे तो तब ये क्या रिलीज कराएंगे, मोर मीरोजोइट्स जो है यहाँ पे रिलीज कराएंगे। और जो ईच साइजोन्ट इन आरबीसी कैन रिलीज 10 मीरोजोइट्स। सम पैरासाइट, यहाँ पे देखो ये स्टेज तो हमने ब्लड वाली पढ़ ली। यहाँ से क्या हुआ था, इमैच्योर ट्रोफोजोइट, फिर मैच्योर ट्रोफोजोइट, फिर साइजोन, फिर आरबीसी में बस्ट कराएंगे आरबीसी को तो मीरोजोइट्स रिलीज होंगे। और यहीं पे जो कंडीशन है वो फीवर वाली आती है कि फीवर विद चिल्स इस कंडीशन पे आते हैं। अब ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं इधर से क्या है कि कुछ पैरासाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो गैमेटोसाइट मॉस्किटो जब ले लेती है, जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो उन गैमेटोसाइट्स को लेगी, और फिर फर्दर ये साइकिल रिपीट होगी जो हमने मॉस्किटो के अंदर पढ़ी थी। गैमेटोसाइट को लेगी, गैमेटोसाइट से गैमेट्स, गैमेट्स से ऊकाइनेट, ऊकाइनेट से ऊसाइट, ऊसाइट जब रप्चर करेगा देन स्पोरोजोइट बनेंगे। इस तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहेगी। अब इसके क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है कि जो सिम्टम स्टार्ट किस, अब हमने पढ़ा जहाँ पे आरबीसी रप्चर करी थी, मीरोजोइट्स रिलीज हुए थे, तो इराइथ्रोसाइटिक जो स्टेज है, जो आरबीसी वाली साइकिल है, वहां पे सिम्टम जो है मलेरिया के स्टार्ट होते हैं। इसका रिलैप्स भी हो सकता है। हमने अभी पढ़ा कि जो दो स्पीसीज है मेजरली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, उसमें हिप्नोजोइट्स की फॉर्मेशन होती है और वो डोरमेंट रहते हैं और वो रिलैप्स कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, आरबीसी स्टेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे स्पेशली ट्रोफोजोइट, साइजोन, गैमेटोसाइट, पेरिफेरल स्फीयर में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो ट्रीटमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग, जो स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो डिफर करेगी। अब हम देखते हैं कॉमन सिम्टम्स मलेरिया के क्या होते हैं। जो फीवर होता है वो इंटरमिटेंट होता है, साइकिल्स में आता है, 48 आवर और 72 आवर्स।
जो है वो स्पाइक करेगा फीवर। तो जो पैटर्न है फीवर का वो किस पे डिपेंड किया, यहाँ पे प्लाज्मोडियम की स्पीसीज पे डिपेंड करता है। अब जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल में जो फीवर का पैटर्न होगा वो टर्शियन टाइप फीवर होगा, कि जो फीवर है वो एवरी 48 आवर्स जो है स्पाइक करेगा। फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, इस तरीके से जो फीवर आएगा वो किसकी वजह से होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल स्पीसीज में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई में क्वार्टन फीवर देखने को मिलता है, यानी कि स्पाइक कब होगी, एवरी 72 आवर होगी। फर्स्ट डे, फोर्थ डे, 7th डे, इस तरीके से फीवर आएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम क्या है, मोस्ट सीवियर यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। वाइवेक्स की वजह से अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि फैल्सीपैरम की वजह से अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया भी होता है। हाँ, फैल्सीपैरम की वजह से दोनों टाइप का मलेरिया हो सकता है, अनकॉम्प्लिकेटेड भी और कॉम्प्लिकेटेड भी। लेकिन वाइवेक्स की कंडीशन में बहुत रेयरली जो है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ही होता है। अब जो फीवर है, ये मलेरिया फीवर है 3 स्टेज पैटर्न फॉलो करता है। फर्स्टली कोल्ड स्टेज आएगी जहाँ पे पेशेंट को शिवरिंग होगी। नेक्स्ट हॉट स्टेज जहाँ पे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा। देन स्वेटिंग होगी और फीवर उतर जाएगा। तो चिल्स एंड ड्राइगर्स, स्वेटिंग ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। हेडेक होगा, मसल एक्स एंड बॉडी पेन, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग एंड वीकनेस। फिजिकल फाइंडिंग्स, इनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर, यानी कि स्प्लीनोमेगैली एंड हिपेटोमेगैली मिल सकती है। स्प्लीनोमेगैली क्यों मिलेगी, क्योंकि इंक्रीज्ड फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसीज, और लीवर को मेजरली इन्फेक्ट करता है तो हिपेटोमेगैली मिल सकती है। एनीमिया क्यों होगा, एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय मलेरिया पैरासाइट। माइल्ड जॉन्डिस, जॉन्डिस क्यों होगा, जब भी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम डिस्ट्रॉयड आरबीसीज तो उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ता है, और बिलिरुबिन के लेवल की बढ़ने की वजह से माइल्ड जॉन्डिस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सीवियर मलेरिया, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। और अभी हमने पढ़ा कि जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है वो मेजरली कौन से स्पीसीज में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और कोमा की कंडीशन, सेरिब्रल मलेरिया देखने को मिलेगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल्स बाय पैरासाइट इन्फेक्टेड आरबीसी। कन्वर्जेंस पेशेंट में हो सकते हैं, कन्वर्जेंस रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन इन्वॉल्वमेंट एंड हाई ग्रेड फीवर। सीवियर एनीमिया की कंडीशन HB 5 ग्राम पर DL से भी कम हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, जब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आरबीसीज टूटेंगी, हीमोग्लोबिन HB कम होगा, हाइपोक्सिया जनरेट होगा, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। जॉन्डिस, बिलिरुबिन लेवल रेज्ड मिलेगा। अगर जॉन्डिस के साथ पैरासाइट काउंट पेरिफेरल स्मीयर में 1 लाख से भी ज्यादा आ रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो मलेरिया है वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट की तरफ है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट को हो सकती है, जो है लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है। डार्क यूरिन, जिसे ब्लैक वाटर फीवर भी बोला जाता है, तो वो किसकी वजह से होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन इन यूरिन। मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन हो सकती है अगर जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर ना किया जाए और कंबाइंड लीवर, किडनी या ब्रेन डैमेज हो जाए, तो सीवियर इन्फेक्शन की वजह से ये सारे ऑर्गन्स पे जब असर आएगा तो उस कंडीशन में मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन हो सकती है। रीनल फेलियर हो सकता है जब क्रेटिनिन का लेवल 3 से ज्यादा हो। तो ये सारी कंडीशंस देख के हमें ये पता लगाना है कि जो पेशेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का है या अनकॉम्प्लिकेटेड का है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड है उसमें तो क्या होगा, फीवर होगा, शिवरिंग के साथ फीवर होगा और फिर स्वेटिंग आके उतर जाएगा, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मैलेज होगा, फैटीग होगा, ये सब सिम्टम्स होंगे। लेकिन अगर सीवियर एनीमिया है, HB 5 ग्राम पर DL से कम है, क्रेटिनिन लेवल 3 से ज्यादा है, जॉन्डिस है, जॉन्डिस के साथ पैरासाइट काउंट 1 लाख से कम है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, बीपी लो है पेशेंट का, अल्टर्ड जो है सेंसोरियम है, तो उन कंडीशंस में हमें देखना है कि जो मलेरिया है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं मलेरिया का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। क्लिनिकल एंड इनिशियल सस्पिशन किससे होगा, क्लिनिकल डायग्नोसिस किसी भी दिन कर सकते हैं। जब हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे
तो पेशेंट हमें बताएगा कि फीवर का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, कि ठंड लग के बुखार आ रहा है और पसीना आके बुखार उतर रहा है, हेडेक है पेशेंट को, बॉडी एक है, वोमिटिंग है, या फिर मलेरिया एंडेमिक एरियाज है, वहां पे भी हम सस्पिशन कर सकते हैं कि जो हम मलेरिया का टेस्ट जरूर कराएं, पेशेंट को मलेरिया हो सकता है। व्हेन टू सस्पेक्ट मलेरिया, अगर जो पेशेंट है वो ट्रेवल किया है या स्टे किया है एंडेमिक रीजन में और जो फीवर है वो एंटीपायरेटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, या हिस्ट्री ऑफ नाइट टाइम मॉस्किटो बाइट है, तो हमें ये सस्पिशन होगा कि जो फीवर है वो मलेरिया हो सकता है। कंफर्मेटरी लैब टेस्ट क्या होंगे? पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसमें 2 स्मीयर बनेंगे, थिक एंड थिन स्मीयर। ये किसी भी दिन कराया जा सकता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेंगे जब फीवर स्पाइक पे होगा। ये मलेरिया का जो पैरासाइट है और जो स्पीसीज है उसके बारे में हमें बताएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, कंफर्म डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफाइज टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड आरडीटी क्या है? ये कार टेस्ट है, क्विक टेस्ट है, 15 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अनअवेलेबल होता है तो उस कंडीशन में हम ये रैपिड टेस्ट करा सकते हैं। ये कब कराएंगे? डे 1 ऑनवर्ड। और ये भी क्या करेगा? मलेरिया के जो एंटीजेंस है उनको डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव बफी कोड, क्यूबीसी। ये किसी भी दिन करा सकते हैं। क्यूबीसी इज ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेस्ट। ये डिटेक्ट करेगा मलेरिया पैरासाइट को यूजिंग सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड इन स्पेशल कैपिलरी ट्यूब। फ्लोरोसेंट डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट यहाँ पे होगा, मोर सेंसिटिव देन स्मीयर, रैपिड डायग्नोसिस इन लैब विद इक्विपमेंट। नेक्स्ट है पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एनी डे इसको हम करा सकते हैं। ये डिटेक्ट करेगा पैरासाइट का जो डीएनए है उसको, ये कंफर्म करेगा स्पीसीज को और मिक्स्ड इन्फेक्शन को। तो यहाँ पे क्या होगा? कई बार क्या होता है कि हमें पेशेंट को देख के ऐसा लगता है कि इसको ओनली मलेरिया नहीं है, साथ में कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम पीसीआर टेस्ट करा के ये पता लगा सकते हैं कि जो मिक्स्ड इन्फेक्शन है या जो एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो किसकी है। मोस्टली ये रिसर्च या कॉम्प्लेक्स केसेस में कराया जाता है। सपोर्टिव लैब फाइंडिंग्स, जो कि मलेरिया को बताती है कि सजेस्ट करेंगे मलेरिया हो सकता है। अगर हमने सीबीसी कराया तो सीबीसी में एचबी कम आ सकता है, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन बाय पैरासाइट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है, बिलिरुबिन लेवल रेज मिल सकता है, लीवर एंजाइम एसजीओटी एसजीपीटी ये रेज मिल सकते हैं क्योंकि लीवर की इन्वॉल्वमेंट होती है और हीमोलाइसिस होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन्यूरिया। ये जो सीवियर फैल्सिपेरम की इन्फेक्शन होती है उसमें मेजरली देखने को मिलता है। जो सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जब होता है उसकी वजह से ब्लैक वाटर फीवर ये कंडीशन डेवलप होती है जब यूरिन जो है वो वेरी डार्क हो जाता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन्यूरिया। इट अकर्स व्हेन आरबीसीज ब्रेक डाउन इन ब्लड स्ट्रीम कॉल्ड इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस। अब कॉमनली जब हम प्रैक्टिस में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एमपी टेस्ट लिखते हैं। तो जो एमपी टेस्ट है वो पेरिफेरल स्मीयर से भी होता है और कार टेस्ट से भी होता है। तो जो भी उस टाइम पे हमें फिजिबल होता है हम कोई भी टेस्ट इनमें से करा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मलेरिया की जो अलग अलग स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट है और कैसे उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।